ये माय लवलीज़ पराठा आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी लाइन, उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। तो जैसा भी लगे आप लोगों को मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट इफ़िप में आगे बढ़ते हैं माय सिक्स डेमन किंग में। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि जो जियांगछेंग था वो सारा सामान फेंक दिया हुआ था और अपने सीने के ऊपर उसने सलिया रख लिया हुआ था ताकि उसे याद रहे, जब भी वो खुद को आईने में अपने आप को देखे तो उसे याद रहे कि आखिर उसने क्या खोया है। क्योंकि जियांगछेंग विंग से बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता था, बहुत ज़्यादा, और उसे वो अपना बनाना चाहता था। लेकिन कहाँ से वो डेमन किंग आता है और विंग को वो वहाँ से उड़ा के ले जाता है और उसके बाद वो वहीं फर्श पे सीधे लेट जाता है। अपने एक टाँगों को ऊपर करके, एक टाँग फैला करके, दोनों हाथों को फैलाए हुए वो ऊपर की तरफ देखते हुए कहता है, "रींग, हनियांग, बहुत जल्द तुम मेरे पास होगे, मेरे बाहों में होगे।" और इतना बोलने के साथ ही वो अपनी आईज़ क्लोज़ कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ भंगजी जो कि एक सपना देख रहा था जिसमें उसने देखा कि उसने अपना हस्बैंड खो दिया है और उसके बाद वो बहुत रो रहा होता है। उसके अंदर एक अजीब-सी पावर आ गई होती है, जिसके बाद वो लोगों को छूता था या फिर उसके करीब जाता था और जैसे ही लोग चीखते थे, उसके अंदर से जो पावर्स निकलती थी वो वांगजी अब्ज़ॉर्ब कर लेता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है? धीरे-धीरे पावर ये और भी ज़्यादा विकराल होती चली गई थी और वो बहुत, बहुत ही ज़्यादा बुरा था, बन चुका था। बैक टू द प्रेज़ेंट, वो जब जैसे ही अपनी आइज़ ओपन करने की कोशिश करता है, वो पसीने से पूरा तरबतर हो चुका था और जब वो उठने का ट्राई करता है तो देखता है कि उसने विंग को होल्ड किया हुआ है। विंग जो कि छटपटा रहा होता है। वांग जी वापस से अपने आप को नॉर्मल करता है और विंग को ऐसे टैप-टैप करना शुरू करता है। उसके बाद विंग, उसे लगता है कि जैसे कोई तो उसे घूर के देख रहा है। जब हम सोए रहते हैं तो हमारे थर्ड आई तब भी काम करती है। तो विंग को ये एहसास हो गया था कि कोई तो उसे घूर के देख रहा है। इसी वजह से वो जब आइज़ ओपन करता है जहाँ पे वांगजी उसे ही घूर रहा होता है, वो फटाक से उठ के बैठ जाता है और कहता है, आप यहाँ क्या क्या कर रहे हैं और मेरे साथ क्यों सो रहे हैं? आपको कहीं और जाना चाहिए ना।" वांगजी ये बात सुनकर बिल्कुल डिसअपॉइंट हो गया था। वो ऐसा कैसे बोल सकता है? क्या वो भूल गया है? क्या वो भूल गया है कि उसने उसकी जान बचाई और उसकी डेस्टिनी और इसकी डेस्टिनी एक है? वो उसे न जाने कब से, न जाने कई हज़ारों सालों वर्षों से ढूँढ रहा है। क्या वो भूल गया है? वांगजी, वो भी धीरे से उठ के बैठता है और अपने हाथों को एकदम स्टाइलिश वे में अपने सर से टिकाते हुए कहता है, "ओह! तो मुझे कहीं और होना चाहिए था, यही ना? ठीक है फिर चलो।" और इतना बोलकर वो विंग को पकड़ के डोर ओपन करता है और सीधे नीचे फेंक देता है। विंग चीखते हुए नीचे की तरफ जा रहा था और वो अभी भी चीख ही रहा होता है और डर के मारे वो आँखें बंद कर लेता है। उसके बाद जब उसकी आइज़ ओपन होती है तो देखता है कि वो वांगजी की बाहों में है और हवा में लटका हुआ है। वांगजी उसके चेहरे पे डर और शिकन देखकर बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रहा होता है और कहता है, "तुम्हें पता है, मुझे अपनी पावर लेने के लिए लोगों को मारना पड़ता है। मैं उन लोगों से बॉडी टच नहीं करता बट कि उसके अंदर की यिन और यांग एनर्जी को सोख लेता हूँ। पर मुझे और भी ज़्यादा पावरफुल बनना है क्योंकि जहाँ से मैं तुम्हें उठा के लाया हूँ, ऐसा तो नहीं है कि वो लोग मेरे पीठ पीछे मुझे मारने की साजिश ना कर रहे हों। इसलिए तुम यहाँ से नहीं जा सकते। बल्कि हाँ, तुम्हारे साथ मैं कुछ और कर सकता हूँ, वो भी बिना शादी किए।" इतना बोलकर वो वापस से उस रूम में आता है। वांगजी विंग को बेड पे लिटा देता है। उसके बाद अपने ऊपर से वो कपड़े हटाना शुरू करता है। विंग जो कि बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, वो सीधे उठ के बैठ जाता है और पीछे-पीछे जा रहा था। वांगजी तब तक अपने सभी कपड़ों को हटा चुका था और उसने ओनली फॉर पजामा पहना था। वो धीरे-धीरे करके विंग की तरफ बढ़ते हुए कहता है, "देखो, मैं क्या कर रहा हूँ? तुम्हें समझ में आ रहा है? तुम एक ओमेगा हो और मैं एक अल्फा हूँ। ऊपर से मैं एक सिक्स डेमन किंग भी हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बच पाओगे, हाँ?" इतना बोल करके वांगजी उसके पास आ जाता है और उसके ऊपर आते ही उसके गले को दबोचते हुए कहता है, "मुझसे बचने की कोशिश कर रहे हो, हाँ?
ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। और वो विंग को जैसे ही टच करने वाला होता है, विंग बहुत ज़ोर से उसके शोल्डर पे बाइट कर लेता है, जिस वज़ह से वांग जी उसी समय बेहोश हो जाता है। जब विंग देखता है कि वांग जी कोई हलचल नहीं कर रहा है, वो उसे हटाता है तो देखता है कि उसकी आँखें बंद हैं और वो बेहोश हो चुका है। विंग कहता है, ये क्या कर दिया मैंने? नहीं, मैंने ये क्या कर दिया?" इतना बोलकर वो जो गेट ओपन था ना, वो कहता है कि अब कुछ भी हो जाए, मैं मरूँ या जीऊँ या मैं कहीं भी जाऊँ, पर मुझे यहाँ से बस निकलना है, बस बाहर जाना है। इतना बोलकर वो छलांग लगा देता है। और वो जैसे ही छलांग लगाता है, उसे एहसास होता है कि उसके अंदर से 2 पंख अपने आप ही बाहर निकल गए हैं। हिंग कहता है, ये क्या है? ये कैसे हो गया?" वो पंख बड़े ही खूबसूरत थे, काले, उसके ऊपर से गोल्डन का काम किया हुआ था और बीच-बीच में सिल्वर की धारियाँ बनी हुई थी। विंग के लहराते बाल, उसकी आईज़ कलर चेंज हो चुकी थी, उसके दोनों विंग्स बाहर आ चुके थे और वो हवा में लटका हुआ था। वो कहता है, मेरे विंग्स, पर मैं उड़ूँ कैसे? और वो बस लटका हुआ था। फिर वो ऐसे-ऐसे ट्राई करता है, सब कुछ करने का ट्राई करता है, फिर उसे कुछ नहीं हो रहा। कहता है, मुझे कॉन्संट्रेट करना होगा। फिर वो कॉन्संट्रेट करता है, पर अभी भी नहीं हो रहा था। वो जैसे-तैसे करके अपने आप को बचाते-बचाते उस रेलम से बाहर आ जाता है। वो एक टाइम ज़ोन रिलम था, इसी वजह से वो जैसे ही बाहर आता है, वो यूनिवर्स में आ जाता है। वो यूनिवर्स की खूबसूरती को देखता हुआ, सभी चीज़ों का नज़ारा को देखता हुआ पृथ्वी की तरफ बढ़ जाता है। वो वहाँ पे लैंड करता है, जो कि चाइना का ही एक छोटा-सा गाँव था। वो वहाँ पे जैसे ही आता है, उसके घर वापस से अंदर चले जाते हैं और वो एक रोड किनारे साइड पे जाके बैठ जाता है। उसे बहुत तेज़ों की भूख लगी होती है। वो उड़ के आया था तो बहुत ज़्यादा थका हुआ था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके विंग्स कैसे आ गए। उसने अपने तीथ कराए थे उसके ऊपर, तो वो इस तरह से बेहोश कैसे हो गया? और तो और वो यहाँ पे आ गया, उसे किसी को जानता तक नहीं है। ये सब सोचते हुए वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। जब उसकी नींद खुलती है, तो वो अपने आप को वापस से एक ऐसी जगह पे पाता है और वो एक पैलेस था। उसे थोड़ा अजीब लगता है, तो वो बाहर आता है तो देखता है कि वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे डिसिपल्स इधर से उधर जा रहे होते हैं और विंग जब देखता है, सबने एक सफ़ेद कलर का लिबास पहना हुआ था। सभी के माथे पे एक पट्टी थी और सभी लोग अपने-अपने कार्य क्षेत्र की ओर जा रहे होते हैं। वो वहाँ से खड़ा होकर सभी चीज़ों को देख रहा होता है। तभी पीछे से एक शख्स की आवाज़ आती है और कहता है, तो मास्टर, आपको होश आ गया। ये सुनकर विंग उस तरफ पलट जाता है जहाँ पे एक मुस्कुराता हुआ चेहरा उसका वेलकम कर रहा होता है। वो शख्स स्माइल करते हुए कहता है, फाइनली हमने आपको ढूंढ लिया। विंग कहता है, आप कौन हैं? तो कहता है, हम पहाड़ों में रहने वाले हैं और हम आपके डिसिपल्स हैं मास्टर्स। विंग कहता है, डिसिपल्स, पर मुझे वो कुछ नहीं पता। तो वो जो शख्स था वो कहता है, हमारे साथ चलिए। इतना बोलकर वो विंग के हाथों को पकड़ता है और वहाँ से उसे ले जाने लगता है। वो एक केव के अंदर लेके आता है जो कि उस पहाड़ के ऊपर ही बना था। पहले तो वो एक दरवाज़ा खोलता है जो कि आगे से घर जैसा था। फिर खोलने के बाद अंदर आता है जो कि एक पूरा का पूरा केव था। वो अंदर आने के साथ ही देखता है कि एक लेडी जो कि न जाने कब से पत्थर पर लेटी हुई है, वहीं दूसरी लेडी उसको एक स्पिरिचुअल पावर दे रही होती है। विंग को पहले ये सभी चीज़ें कुछ भी समझ में नहीं आती है, इसलिए वो कहता है, यहाँ क्या क्या हो रहा है और मैं यहाँ क्यों हूँ? तो वो जो सफ़ेद शख्स था, जो सफ़ेद कपड़ा पहना हुआ शख्स था, वो विंग को ग्रीट करते हुए कहता है, मैं मैं तुम्हारा अंकल साओ सिंचैंग हूँ और ये जो देख रहे हो ना, ये बिस्तर पे लेटी हुई, ये मेरी बहन, यानी कि तुम्हारी माँ वी चांगसे हैं। और वो जो देख रहे हो ना, ये हमारे मास्टर हैं, बाओ से सैरन, और ये उनकी बेटी है। इसलिए हमने तुम्हें मास्टर कह के संबोधित किया। तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर कुछ पावर्स होंगी। तो विंग कहता है, कैसी पावर्स? मुझे नहीं पता। तो वो कहता है, थोड़ी देर रुको, तुम्हें सब पता चल जाएगा। जब बाओ से सैरन का वी चांगसे को स्पिरिचुअल पावर दे के हो गया था, तो वो विंग के पास आती है और उसके हाथों को पकड़ती है और उसे देखती है और कहती है, तुम्हारे ऊपर ये काला साया कैसा है? हाँ। विंग कहता है, मुझे नहीं पता। और वो नहीं बताता है कि उसे एक सिक्स डेमन ने किडनैप किया हुआ था और लेके गया था। और कहता है विंग, आप क्या मेरी ग्रैंड ग्रैंड तो वो कहता है, मुझे ग्रैंड मास्टर बुलाओ, ठीक है ना? तो विंग हाँ में सर हिला देता है। उसके बाद वो कहती है, मेरे साथ मेरे कक्ष में चलो।
बाउंसर सिरेन विंग और साओ सिंचेंग के साथ अपने रूम में आ जाती हैं। वहाँ आने के बाद वो अपने आसन पे जाके बैठ जाती है और कहती है, ये जगह देख रहे हो, ये बहुत छोटी सी जगह है और तुम हमें बाहर मिले थे शहर में। मैंने तुम्हें देखते ही पहचान लिया था। मैं वहाँ मार्केट कुछ औषधि लाने के लिए अपना वेश बदल कर गई थी। जब मैंने तुम्हें वहाँ लेटे देखा तो तुम्हारे माथों पे चमकता हुआ वो सैम्बुल मुझे दिख गया था और उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ ले आई। विंग कहता है, मेरे माथे पे सैम्बुल है? तो कहता, तुम्हारे माथे पे एक सूर्य का सैम्बुल है, यानी कि तुम सन गॉड के अवतरित बेटे हो और मेरी बेटी का बेटा। तुम्हें यहाँ पे किसी मकसद से जन्म लिया है, क्या तुम्हें अपना मकसद मिला? विंग एकदम सस्पिशियस लुक देते हुए कहता है, नहीं, मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ क्यों हूँ। और वो अभी भी नहीं बता रहा होता है उस डेमंस के बारे में। तो कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर वो उसको हील करती है और चेक करने के साथ कहती है, तुम तो बहुत कमज़ोर हो, क्या तुम्हें खाने को नहीं मिलता था आसियन? अपने मुंह उनके मुंह से अपना नाम सुनकर विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि सभी उसे आन्यंग बुलाते थे। अभी जो ग्रैंड मास्टर थी वो उसे आसियन बुला रही थी, तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। इसलिए वो रोने लगता है और रोते रोते संटी होकर गले लगा लेता है। ग्रैंड मास्टर बॉसरन कहती हैं, रोना नहीं है आसियन, तुम बहुत अच्छे हो और तुम्हारा मकसद तुम्हारे सामने बहुत जल्द होगा। और इतना बोलकर उसे कहती है लेटने के लिए। विंग भी वहाँ पे लेट जाता है। उसके बाद वो अपनी स्पिरिचुअल पावर उसे देती है और उसे हील करती है। विंग को अब अच्छा लग रहा था। उसके बाद ग्रैंड मास्टर कहती है, तुम यहाँ आराम से रहो और जब तक तुम हील ना हो जाओ तुम्हें वापस से लोटस पियर जाने की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है, लोटस पियर? पर मुझे वहाँ नहीं जाना, मैं यहीं रहना चाहता हूँ। आपने कहा कि वो मेरी मॉम है, तो क्या मैं अपनी मॉम के साथ नहीं रह सकता ग्रैंड मास्टर? बाउसर सेरेन कहती हैं, मैंने सुना कि लोटस पियर के प्रिंस तुमसे शादी करना चाहते हैं। अगर तुम उनसे शादी करते हो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा ना। अब विंग को पता है कि वो कुछ भी कर ले उससे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो किसी से भी शादी करेगा तो वो डबल किंग उसे ले ही जाएगा उठा करके। इसलिए वो कहता है, ग्रैंड मास्टर, मैं उनसे प्रेम नहीं करता हूँ, वो मुझसे प्रेम करते हैं, इसलिए उन्होंने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा था। तो मैं राजकुमार को मना नहीं कर पाया और मैंने हाँ कर दी ताकि मैं अपनी ज़िंदगी को बदल दूँ। पर अब नहीं लगता मुझे कि वहाँ जाना चाहिए, वो मेरे बिना जीना सीख जाएंगे। इतना बोलकर विंग अपना सर नीचे कर लेता है। साओ सिंचेंग उसके पास आते हुए कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए तुम्हारा अल्फा जरूर आएगा आसियन। इतना बोलकर वो विंग को गले लगा लेता है। उसके बाद वो तीनों चाय पीते हैं और फिर बाउसेट सेरेन कहती हैं, इसे रोज़ हीलिंग देना होगा, ये अंदर से बहुत ही ज़्यादा वीक ओमेगा है, पर इसकी पावर अभी तक इन्वोक नहीं हुई है, इसकी पावर को भी हमें इन्वोक करना होगा। इतना बोलकर वो कहता है, कल से तुम्हें मेडिटेशन प्रैक्टिस करने के लिए आना होगा। विंग कहता है, जी ग्रैंड मास्टर। और इतना बोलकर साओ सिंजेंग विंग को लेकर एक कॉटेज में आता है जहाँ उसे लिटाया हुआ था। वहाँ लाने के बाद उसे कहता है, ये तुम्हारी माँ का कॉटेज है। तो विंग कहता है, मेरे बाबा कहाँ हैं? वो कहता है, तुम्हारे बाबा पता नहीं कौन थे, वो तो तुम्हारी माँ को ही पता है। जब तुम पैदा हुए थे तभी तुम्हारी माँ ने बाहर छोड़ दिया था तुम्हें, और वो बहुत ही बुरी और जख्मी हालत में इस क्लैन में लौटी थी। ये जानते हुए भी कि ग्रैंड मास्टर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगी, उसके बावजूद भी उन्होंने नहीं बताया और ग्रैंड मास्टर ने गुस्से में आकर के उन्हें सजा दी थी, जिस वजह से आज तक वो नींद में है। हालांकि रोज ग्रैंड मास्टर उसकी सेवा करती है और उसे होश में लाने का कोशिश करती है, लेकिन वो होश में शायद आना नहीं चाहती है। विंग को ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। वो समझ रहा था कि उसकी माँ और बाबा मर चुके हैं, लेकिन माँ जिंदा है उसे ये पता है अब, और उसके बाबा कौन है ये बात उसे पता ही नहीं है, इसीलिए वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता। साओ सिंचेंग उसे कहता है, अब तुम सो जाओ, ठीक है ना? विंग सो जाता है। दोपहर के बाद शाम के टाइम में विंग की नींद खुलती है। वो बाहर आता है जहाँ पे लोग औषधियाँ बनाया करते थे और चाय की पत्तियाँ उगाया करते थे और साथ में खेती बाड़ी करते थे। विंग उन सभी चीज़ों को देखता है, उसे गार्डनिंग करना बहुत अच्छा लगता है। वो अपने घर के पीछे वाले खेत में कुछ लोगों को काम करते हुए देखता है। उन लोगों को जाकर बोलता है, आप लोग कमल की खेती क्यों नहीं करते हैं? अगर हम यहाँ कमल उगाएं और उनके बीजों को बेचें, उनके फलिए से हम बहुत कमा सकते हैं। उन लोगों की बातें उस विंग की बातें सुनकर उन लोगों को आश्चर्य हो रहा था। तो उनमें से एक आदमी कहता है, पर हम यहाँ पे कैसे खेती कर सकते हैं, हमें तो नहीं पता। विंग कहता है, कोई बात नहीं। कहता है, मैं भी आपकी हेल्प करूँ? तो वो
हाँ कर देते हैं और विंग भी उन लोगों के साथ काम कर रहा होता है। साओ सिंचन जब विंग को ढूंढते हुए उस कैबिन में आता है, उसके घर में आता है, तो देखता वो यहाँ है ही नहीं। फिर खिड़की से बाहर देखता है। तभी अचानक से वहाँ पे बाओ से सरन आ जाती है और कहती है, क्या उसे तुम काम करते हुए देखकर अच्छा नहीं लग रहा है? साओ सिंचन कहता है, उसके पास महान उपलब्धियों वाला शक्ति है। उन्हें क्यों नहीं पता कि उनके अंदर इतनी ज़्यादा पावर्स है, एक ओमेगा होने के बावजूद भी। बासु सरन कहती हैं, हर चीज़ अपने अपने मकसद के लिए होता है। जब सही वक्त आएगा उसे अपनी पावर्स इन्वोक करने पड़ेंगे और उस वो बाहर भी लाएगा। दोनों चुपचाप वहाँ देख रहे होते हैं और फिर वापसी चरण जाते हुए कहती है, और हाँ, बाजार से आते वक्त कुछ कमल के फूलों का बीज ले आना, और वो वहाँ से चली जाती है। साओ सिंचिंग अपने आप को कंफ्यूज लुक देते हुए कहता है, कमल का बीज, पर यहाँ उसका क्या काम? वहीं दूसरी तरफ विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था और काम करते हुए वो बहुत ज़्यादा थक चुका था। घर आता है और अपने हाथ पैरों को धोता है। साओ सिंचन उसके लिए खाना लेके आया हुआ था। वो दोनों बैठते हैं और विंग खेती बाड़ी वाली बातें कर रहा होता है। उसके चेहरे पे ब्राइट सी स्माइल होती है। ऐसा लग रहा था मानो वो ज़िंदगी में पहली बार इतना ज़्यादा खुश और खुलकर हँसा हो। उसकी हँसी देखकर साओ सिंचन उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और वो कहता है, आसियान, क्या तुम्हें ये सब करना पसंद है? तो विंग हाँ में सर हिलाते हुए कहता है, मुझे बहुत पसंद है। फिर वो दोनों बातें करते हैं और साओ सिंचन विंग को थोड़ा-सा मेडिटेशन करना सिखाता है। पहले तो विंग ध्यान नहीं लगा पा रहा था, लेकिन फिर आधे घंटे की मशक्कत के बाद वो ध्यान लगाना सीख जाता है। उसके बाद साओ सिंचन उसे सोने के लिए बोल के वहाँ से चले जाते हैं। रात के 12 बजे के आसपास विंग, जो कि पीसफुली सब कुछ करने के बाद सो रहा होता है, अचानक से उसे ऐसा फ़ील होता है कि कोई शख्स उसे देख रहा है। वो अभी भी अपनी आँखें बंद किए हुए था, उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज़ हो चुकी थी। उसके बाद धीरे-धीरे करके वो एक साया था, ना शख्स था, ना चेहरा था, कुछ नहीं था। उसके पैरों को टच करता हुआ वो शख्स उसके कपड़े को अंदर हाथ डालता है। उसके स्टमक एरिया पे, उसके चेस्ट एरिया पे, उसके बेली एरिया पे, हर जगह अपने हैंड्स को फिराया जा रहा था और उसके नेक एरिया पे भी। फिर वो साया उसके नेक के पास उसके नेक को सक करना स्टार्ट करता है, जिससे विंग नींद में ही अपनी फेरोमोन्स को रिलीज करना स्टार्ट कर चुका था और वो बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव होता जा रहा था। उसके हर एक टच से विंग बहुत ज़्यादा मेल डाउन हो रहा था और वो उसकी बॉडी रिएक्ट कर रही थी बहुत ही गंदे तरीके से। हालाँकि वो एक ओमेगा था, उसकी रोजेज़ वाले सेंट, उसके मिक्स कमल के स्मेल्स दोनों बहुत ज़्यादा सूदिंग थी और वो एक साथ ही इन्हेल कर रहा था, जिससे उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा अराउज़ हो रही थी। वो शख्स देखते ही देखते विंग के सारे कपड़े हटा देता है और उसके ऊपर, उसकी पूरे बॉडी के ऊपर एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है। और ये वांगजी का एक स्पिरिचुअल फॉर्म था, इसमें वांगजी खुद नहीं था, जबकि एक स्पिरिचुअल फॉर्म में था। और वो वांगजी विंग के दोनों पैरों को स्ट्रेच करता है और अपनी हड्डी को धीरे-धीरे करके उसके अंदर इन करना शुरू करता है। ओमेगा, जो कि उसके बॉडी पार्ट्स कुछ लड़कियों तक जैसे रहते हैं, जिसमें उसके ब्रेस्ट भी होते हैं और उसका छोटा-सा हार्ड होता है। उसके नीचे हल्का-सा लेडी ऑर्गन की तरह पार्ट्स बने रहते हैं, जिस वजह से वांगजी को उसके अंदर इन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। विंग अपने आप ही अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर रहा था, क्योंकि वांगजी लगातार उसके नेक को सक कर रहा था, उसके सन ग्लैंड को सक कर रहा था, उसके एडम एपल को सक कर रहा था और उसे बहुत ही ज़्यादा अराउजेशन फील कर पा रहा होता है। तो आज के लिए इतना ही। कल वाला पार्ट में मैं हॉट पार्ट एक्सप्लेन कर दूँगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।